हेलो इन्वेस्टर्स, मैं हूं प्रांजल विद फिनोलॉजी द फाइनेंशियल फ्रीडम कंपनी। आज मैं बात करूंगा कि कौन सी कंपनियां, कौन से सेक्टर्स आई अवॉइड और क्यों। शुरू करें। सबसे पहले तो ना, वो कंपनियां जिनके प्रमोटर्स का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। देखो, एक तो पॉलिटिक्स मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। उसके बाद जब ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है ना, तो स्टेट में, सेंटर में अपने पसंद की सरकार हो तो वो कंपनी बहुत अच्छी अच्छी ग्रो करती है। डाइसी कॉन्ट्रैक्ट्स, करप्शन, यू नो द ड्रिल। लेकिन जैसे ही सरकार पलटे, तख्ता पलट हुआ और सारी जो भड़ास है वो उस कंपनी पे निकलती है, नई सरकार की, और वो कंपनी की हालत बहुत खराब हो जाती है। मुझे मेरे पोर्टफोलियो में या मेरे क्लाइंट्स को इस रिस्क से एक्सपोज नहीं करना है। मुझे पता है कि अच्छे समय में इन कंपनियों में रैपिड ग्रोथ भी आती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। ऐसी ग्रोथ जो एट द कॉस्ट ऑफ ग्रे एक्ट्स, करप्शन के कारण हो रही है, मुझे दूर ही रहना है। जो आज ना देश से चोरी कर रहा है, वो कल शेयर होल्डर से भी चोरी करेगा। तो ऐसी कंपनी का शेयर होल्डर मुझे नहीं बनना है। सेकेंड कैटेगरी, वो कंपनियां जो बहुत ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करती हैं। मुझे पता है क्या नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं। अब रीजन सुन लो। देखो, एक बेसिक रीजन तो ये है कि एज एन इन्वेस्टर, जब एक कंपनी, एक एनुअल रिपोर्ट में अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे एनालाइज करना, रियल वे में ये प्रिडिक्ट कर पाना, फोरकास्ट कर पाना कि आगे ये कंपनी कैसा करेगी। लेकिन उसके अलावा एक रीजन और भी है। देखो, मुझे ना डाइवर्सिफिकेशन चाहिए एट अ पोर्टफोलियो लेवल। जैसे फिनोलॉजी 30 में 30 स्टॉक्स हैं अलग अलग सेक्टर्स के। तो कोई भी अगर सब्सक्राइबर है फिनोलॉजी 30 का, तो उसे सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है एट अ पोर्टफोलियो लेवल। तो स्टॉक लेवल पे तो मैं एक बहुत फोकस्ड कंपनी लेता हूं ना, जो एक सेक्टर में मार्केट लीडर है और बहुत अच्छा कर रही है। और ऐसे जब मैं 30 या 25 स्टॉक्स का बास्केट बनाऊंगा, तो मुझे पोर्टफोलियो लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। स्टॉक लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आपने स्पेलिंग स्क्रीन पे देख ही ली होगी। गड़बड़ हो जाता है मामला जब एक ही प्रमोटर ये सोचे कि मैं ये भी बहुत अच्छे से कर सकता हूं, वो भी बहुत अच्छे से कर सकता हूं। कुछ साल पहले ना एक ऑटो एंसिलरी कंपनी थी, इंडिया की नंबर 1 या नंबर 2 ऑटो एंसिलरी कंपनी हो गई थी वो। फिर उन्हें अचानक से सूझा कि हम ऑटो पार्ट्स तो अच्छे बनाते हैं, अब हम कॉफी भी अच्छी बनाएंगे। और उन्होंने बरिस्ता जो कैफे चेन थी उसका टेक ओवर कर लिया। सोचो, गाड़ियों के पार्ट्स बनाते बनाते वो कॉफी बनाने लग गए। तो इस तरह का जब डाइवर्सिफिकेशन होता है, तो कंपनीज डाई। एंड वी डोंट वांट टू हैपन दैट टू आवर मनी और योर मनी। इसलिए भी पर्सनली भी और फिनोलॉजी 30 में भी स्टे अवे विद दिस कंपनीज। हमको जो डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ना, पोर्टफोलियो लेवल पे हम अलग अलग तरह की अच्छी फोकस्ड कंपनियां पिक करके ले लेंगे। हम 5 स्टॉक ज्यादा ले लेंगे। इसीलिए वो फिनोलॉजी 20 या 25 नहीं है, 30 है। 5 स्टॉक एक्स्ट्रा ले लेंगे। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन हम अपने हिसाब से करेंगे, एक ही कंपनी से हमको नहीं चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 3। हर जो मैं आपको क्राइटेरिया दे रहा हूं ना, आपके दिमाग में डिफॉल्ट कंपनियां आ जाएंगी। वो कंपनियां जिनको ग्रोथ एट एनी कॉस्ट चाहिए। कभी हमें फूड डिलीवरी में भी नंबर 1 बनना है, हमें ग्रोसरी डिलीवरी में भी, एआई में भी जाना है, कार भी बनाना है, लॉजिस्टिक्स भी करना है। सब में दुनिया का राजा बस हमको ही बन जाना है, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। उनसे पूछो प्रॉफिट, हाँ, वो क्या होता है? प्रॉफिट कभी देखा ही नहीं। और जब पूछो कब आएगा, बस अब हम एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हो गए हैं, अब हम ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल हो गए हैं। 4 से 8 क्वार्टर बाद सवाल पूछो तो अब हम एक नई कैटेगरी हमने आइडेंटिफाई की है फॉर फर्दर ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन। तो उस पे अब हम 2 साल तक कैपिटल एलोकेट करेंगे। पर अगर हम ये नहीं करते ना, तो ओल्डर बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाता। तो भाई फिर मत करना, कभी तो प्रॉफिटेबल हो जा। क्या होता है ना, आप एक कैटेगरी में लीडर बनते हो, दूसरे में, तीसरे में, पर सारी दुनिया आप जीत नहीं सकते। देयर इज नॉट अ सिंगल एम्परर जिसने पूरी दुनिया जीत ली है। पूरी दुनिया कोई नहीं जीत पाता। उससे पहले आप कुछ ब्लंडर करते हो और आप बैक टू जीरो आ जाते हो। पूरी दुनिया हजारों सालों से कोई जीतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। आज के कई एंटरप्रेन्योर्स भी ना पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं। गड़बड़ हो जाता है। अगला और इसी से लिंक्ड है, कंपनीज वो जो प्रॉफिटेबल नहीं है। देखो, आप बिजनेस करते हो टू बी प्रॉफिटेबल। अब 1 2 4 5 साल में समझ सकता हूं कुछ ऐसा हो रहा है, कैपिटल एलोकेशन साइकिल है और प्रॉफिट्स आएंगे। बट आजकल आदत हो गई है ना कंपनीज को, फैशन बन गया है पैसा ना कमाना, फंडिंग लेना, रेवेन्यू लाना, और इस बीच में बड़ा बड़ा बर्न करना और उसको ग्लोरीफाई करना। आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल। मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। आई बिलीव इन डूइंग बिजनेस द जीरो धा वे,
जोहो वे, खुद का कैपिटल हो, आपको जनता से कम मांगना पड़े, बैंक से लोन कम से कम लेना पड़े, यू फिगर आउट कि कैसे यू कैन गेट स्टार्टेड विथ एज लेस ऑफ अ कैपिटल एज पॉसिबल। आई नो कई कंपनियां बिना कैपिटल के चालू नहीं हो सकती, लेकिन मार्केट में 6,000 कंपनियों का ऑप्शन है फॉर अस टू पिक R30। तो मुझे तो रीजन चाहिए कंपनीज एलिमिनेट करने का, कंपनीज पिक करने का नहीं। आई विल एलिमिनेट रूथलेसली, और फिर जो बचेंगी आई हैव दैट कॉन्फिडेंट कि मैंने इतना रूथलेस एलिमिनेशन किया है कि जो 30 का बास्केट बचा है वो बहुत अच्छा है। तो आई एम लुकिंग फॉर रीजंस टू एलिमिनेट, नॉट टू सिलेक्ट। तो अगर आप सस्टेनेबली बिना आउटसाइड कैपिटल के और बार बार कैपिटल रेज किए बिना प्रॉफिटेबली बिजनेस नहीं चला सकते, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। देखो वोडाफोन आइडिया में आप देख रहे होगे क्या होगा। बहुत सारा कर्जा होता है, वो कर्जा पे नहीं कर पाते, उसके बदले शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ती ही जाती है। तो कंपनी अगर आगे अच्छा करेगी भी ना, तो 100 रुपए का रेवेन्यू अब 10 गुना 50 गुना ज्यादा शेयर्स में बटेगा, यानी पर शेयर रेवेन्यू और पर शेयर प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं, वो अगले कई कई सालों तक अगर सब कुछ भी बहुत अच्छा रहा तो बहुत ही मिनिस्क्यूल रहेगा। और अगर अर्निंग पर शेयर फॉर द मीडियम टर्म बहुत कम रहने वाला है, इवन इन द बेस्ट केस सिनारियो, तो शेयर कैसे बढ़ेगा। तो यू वांट कंपनीज जो अपने शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ाती ना रहें, आईपीओ लाएं, एफपीओ लाएं, क्यूआईपी लाएं, फिर एफपीओ लाएं, ये नहीं चाहिए। कंपनियां तो वो चाहिए कि आईपीओ आया, अब आगे फंड रेजिंग की पब्लिक से जरूरत ही नहीं है, बल्कि जब मौका मिले कैश सरप्लस हो तो बायबैक हो, ताकि आउटस्टैंडिंग शेयर्स और कम हो जाए और पर शेयर अर्निंग और बढ़ जाए। तो एफपीओ, राइट्स इशू, क्यूआईपी, ये सब मेरे लिए बहुत नेगेटिव साइन होता है। बायबैक इन मोस्ट केसेस इज अ वेरी गुड साइन। सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस, पर शेयर होल्डर आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट का शेयर बढ़ा रहे हो, वी लुक फॉर सच कंपनीज। इसके बाद हम आते हैं, अगर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा फोकस करती हैं गवर्नमेंट को सप्लाई करने में, जिनका बिजनेस मेजॉरिटी B2G है, गवर्नमेंट बायर है, तो रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियां हो या कोई भी ऐसी और इंडस्ट्री हो जहां मेजर बायर इज द गवर्नमेंट और सेलर्स बहुत सारे हैं, तो वहां प्राइसिंग पावर ना गवर्नमेंट के पास आ जाता है। और सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं है, कोई भी और ऐसी इंडस्ट्री हो जहां सप्लायर बहुत सारे हैं और बायर बहुत कम है, तो वहां पावर ना, प्राइसिंग पावर बायर के पास आ जाता है और सप्लायर का मार्जिन फिर अच्छा नहीं रहेगा। तो मैं सप्लायर में इन्वेस्ट क्यों करूं। तो जहां भी ये इम्बैलेंस है कि सेलर्स बहुत ज्यादा है, बायर्स बहुत कम है, तो मैं सेलर साइड में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। इसके अलावा एक और कैटेगरी भी है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, पिछले कुछ समय में कुछ पीएसयूज ने अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं तो ये और अजीब लगेगा, लेकिन आई डोंट इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसका एक रीजन है, आई फंडामेंटली बिलीव कि गवर्नमेंट का काम है अच्छी हेल्थ केयर दे, अच्छी एजुकेशन दे। तो जस्टिस, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, इस पे गवर्नमेंट फोकस करे, बिजनेस करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई ऑपोजिट खड़े हैं और एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी प्राइम रिटेल स्पेस रेंट पे ले रहे हैं या लीज पे ले रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में रेंटल स्पेस का डिमांड बढ़ रहा है, प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, स्कैरसिटी क्रिएट हो रही है और हमें ऑफिस स्पेस या कमर्शियल स्पेस महंगे दामों पे लेना पड़ रहा है। दैट्स नॉट द बेस्ट यूज केस जिसमें गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर इन गवर्नमेंट बैंक्स में कई बार करप्शन होता है, कई सारा हमने देखा है, बड़े बिजनेस पर्सन स्कैमर निकले, गवर्नमेंट बैंक को चूना लगाया और भाग गए। फिर वो गवर्नमेंट बैंक्स को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करता है, आप और मैं, टैक्स पेयर, सरकार के बजट में से जाता है। तो आई डोंट बिलीव इन दिस। और सरकार बैंक क्या एचडीएफसी से, कोटक से ज्यादा एफिशिएंटली चला पाएगी जो फोकस्ड है। तो जो पहली थ्योरी मैंने डिस्कस की थी, वी लाइक एंटिटीज जो फोकस्ड है, डाइवर्सिफाइड नहीं। तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आज से नहीं, आजादी के बाद से अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करती है, वी थिंक इट वायलेट्स हमारी पहली थ्योरी की वी लाइक फोकस्ड प्रमोटर्स जो सारी जिंदगी एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ना कि सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज सब कुछ करने की कोशिश होती है थ्रू पीएसयूज, वी डोंट लाइक देम। वी थिंक वो सरकार के पैसे का बेस्ट यूज नहीं है, इसलिए एज अ प्रिंसिपल वी अवॉइड दीज कंपनीज। इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनियों में पैसा नहीं बनेगा या मेरा जो तरीका है उसी से पैसा बनेगा। इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट, कोई सहवाग के तरीके से काम कर सकता है, कोई द्रविड़ के तरीके से, दोनों बहुत सक्सेसफुल है। तो मेरा ही तरीका सही है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हुए हो
तो ट्रांसपेरेंटली आपको पता होना जरूरी है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, वैल्यू ऐड मिला होगा, और आपको समझ में आया होगा कि इसमें से कौन से पॉइंट्स आपके लिए जरूरी हैं और जो जरूरी नहीं है प्लीज डोंट फॉलो देम, क्रिएट योर ओन स्टाइल। बट इफ यू लाइक आवर स्टाइल, आई थिंक फिनोलॉजी 30 इज फॉर यू। 30 स्टॉक्स इन एन ईयर, हर 12 दिन में एक नया स्टॉक, ताकि जब आपको सैलरी मिलती है उस महीने की तो आपके पास फ्रेश 2-3 स्टॉक्स हो टू इन्वेस्ट, एंड इन एन ईयर आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। This is Pranjal Kamra signing off. Bye bye.